बात है 1857 की, जब पहली बार हिंदुस्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध रचा था, जिसे 1857 की क्रांति भी कहते हैं। अब इस युद्ध में जीत तो अंग्रेजों की हुई थी, लेकिन हिंदुस्तानियों के मन में लगी इस चिंगारी को देख अंग्रेजों के मन में ये डर बैठ गया था कि कहीं अगर हिंदुस्तानी लोगों में अंग्रेजों का डर नहीं रहा और हिंदुस्तानी एक होने लगे तो शायद अंग्रेजी सरकार का यहाँ पर रह पाना मुश्किल हो जाएगा और अब ऐसे बड़े पैमाने में दोबारा से कभी कोई क्रांति ना हो। इसीलिए उन्होंने ऐसी जेल बनाई जो लोगों के दिलों में डर बैठा दे और वो भारत से कहीं दूर हो। और इसी तरह खोज हुई अंडमान आइलैंड्स की। भारत में जितने भी लोग अंग्रेजी सरकार के रूल्स के खिलाफ जाते, आज़ादी के लिए लोगों को भड़काते, किसी ब्रिटिश ऑफिसर की जान लेते या फिर ऐसा कोई भी काम करते जो ब्रिटिश सरकार को गलत लगता, उनको अंडमान आइलैंड्स के पास वाइपर आइलैंड्स में भेज दिया जाता था, जहां अंग्रेजी सरकार चेन टेक्निक अपनाती थी। यानी कि वहां के 50 कैदियों के एक पैर को एक सिंगल चेन से बांध दिया जाता था ताकि वो वहां से भागने की कोशिश ना करे, और उसी चेन को पहनाकर अंग्रेज उन कैदियों से पत्थर तुड़वाते थे, वाइपर जेल बनवाते थे और अंग्रेजों के रहने के लिए आशियाने बनवाते थे। पर जैसे जैसे आज़ादी की लड़ाई बढ़ने लगी, वैसे वैसे वाइपर आइलैंड में कैदियों की गिनती भी बढ़ने लगी। और फिर अगस्त 1889 में इस अंग्रेज की औलाद ने यह प्रस्ताव रखा कि उन्हें एक ऐसी जेल बनाने की जरूरत है जो लोगों के दिलों में सोए हुए डर को फिर से जगा दे। और फिर ये दोनों सुअर के बच्चे वहाँ के जेल सिस्टम को देखने पोर्ट ब्लेयर पहुंचे। तब उन्होंने सुझाव दिया सेलुलर जेल यानी काले पानी की जेल की, जो कुछ इस तरह से बनने वाला था, जिसमें 698 कोठरियां बनाई जाएगी। और फिर डिजाइन तैयार होते ही वाइपर जेल के कैदियों से मजदूरी करवाते हुए साल 1896 में सेलुलर जेल बनाने की शुरुआत हो गई, जिसे बनते बनते पूरे 10 साल लग गए। और अब बारी थी सजाए काला पानी की कहानी की शुरुआत की। यहाँ इस काला पानी की जेल में हर कैदियों को अलग अलग छोटी सी कोठरियों में रखा जाता था, जिसकी साइज बस 4.5 बाई 2.7 मीटर की हुआ करती थी। और उन कैदियों में हर कैदी को सिर्फ 2 छोटे छोटे मटके दिए जाते थे, एक पानी से भरा हुआ और दूसरा जो उन्हें टॉयलेट के रूम में यूज करना होता था। और दिल तो तब थम जाता था कि कैदियों को जब पता चलता था कि उन्हें जमीन पर ही पूप करना है और उन्हें उसी गंदगी के बाजू में सोना है और उसी गंदगी के बाजू में खाना खाना है। और इसी अनहाइजेनिक कंडीशन के कारण कई कैदियों की जान भी चली जाती थी। और दूसरी चीज जहां पर लोगों की जान सबसे ज़्यादा जा रही थी वो था वहां का ऑयल माइनिंग, जहां लोग तेल निकाला करते थे। और उनके पहनावे देखे जाए तो उन्हें बस अपनी ढक जाए उतने ही कपड़े पहनने होते थे और हाथ में हथकड़ी बांध वो पूरे दिन एक चक्की घुमाते ताकि उससे नारियल को पीसकर तेल निकाला जा सके। उनका टारगेट 30 पाउंड यानी 13.61 केजी तेल निकालने का होता था रोजाना, जो कि बहुत मुश्किल होता था। और टारगेट पूरा नहीं होने पर अंग्रेज उन्हें दूसरा उससे भी इम्पॉसिबल काम देते थे, वो था सूखे हुए नारियल के भूसे से फैब्रिक निकालना। जब उन स्वतंत्रता सेनानियों से 20 नारियल से फैब्रिक निकालने का टास्क पूरा नहीं हो पाता था दिए हुए टाइम पर, तो उस रात उन्हें कोठरियों की जगह बाहर दीवारों पर लटकाया जाता था, कुछ इस तरह। इसके अलावा जेल में जो दूसरे काम करवाए जाते थे वो थे कारपेट मेकिंग, रोप मेकिंग, टाउल्स को बुनना, सीरियल के पेड़ों से फैब्रिक बनाना, गार्डनिंग, जेल के गटरों को साफ करना और पत्थर तोड़ना जैसे काम करवाए जाते थे। और किसी से कोई काम ना हो पाए या वो काम धीरे कर रहा है तो उसे चाबुक से मारा जाता था। अब हैरान मत होइए, ये तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि असली टॉर्चर था वहाँ का खाना। पूरे दिन जानवरों की तरह काम करवा के अंग्रेज सरकार उन्हें खाना भी जानवरों वाले ही देती थी। उन्हें खाने में जंगली घास का पानी और पत्थरों से भरे हुए चावल दिए जाते थे। जी हाँ, जंगली घास, जिसके चलते कई कैदियों ने वो खाना खाकर अपना दम तक तोड़ दिया था। पर क्या इन पर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध कभी किसी ने आवाज नहीं उठाई? हाँ, आवाज तो उठाई गई थी। 12 मार्च 1933 में भगत सिंह के साथी बटुकेश्वर दत्त के कहने पर कई कैदियों ने भूख हड़ताल चालू की। उनकी बस 2 ही मांगे थी कि अंग्रेजी सरकार उन्हें प्रॉपर टॉयलेट और प्रॉपर खाना दे। पर शायद वो नहीं जानते थे कि उनकी वो स्ट्राइक उनकी मौत का कारण बनेगी। शुरुआत के 45 दिनों तक तो अंग्रेजी सरकार ने उनके भूखे रहने पर कोई ध्यान नहीं दिया और 45 दिन होते ही महावीर सिंह, मोहन किशोर दास, मोहित मल्होत्रा शहीद हो गए थे भूख के कारण। और फिर जाने लगी
और मांगे भी पूरी नहीं हुई, तब बटुकेश्वर दत्त ने भूख हड़ताल खत्म करना ही सही समझा। पर क्यों इन स्वतंत्रता सेनानियों ने इतना सब सहना सही समझा, जबकि वो लोग लड़कर या कोई तरकीब लगाकर यहाँ से आजाद हो सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ से भागने की कभी किसी ने कोशिश नहीं की। सन 1868 की बात है, जब 238 कैदियों ने एक साथ यहाँ से भाग निकलने का प्लान बनाया, पर वो बस बीच समुद्र में ही अंग्रेजी सरकार के द्वारा पकड़े गए और फिर 87 लोगों को एक साथ अंग्रेजों ने फांसी दे दी, जिससे देख फिर कभी किसी ने यहाँ से भागने के बारे में सोचा भी नहीं। और ऐसे कई सारे टॉर्चर स्वतंत्रता सेनानियों ने 1942 के विश्व युद्ध तक सहे। 1942 के बाद कहानी इस तरह पलटी कि जिस जेल में अंग्रेजों ने दूसरों पर जुल्म किया था, उसी जेल में फिर उन्हें अपनी नानी याद आ गई। 1942 में जापानियों ने अंडमान निकोबार पर हमला कर सेलुलर जेल अपने कब्जे में ले लिया और उन्होंने गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर की विनती पे सारे इंडियंस को छोड़ दिया। और रही बात अंग्रेजों की, तो उन्होंने वही पाया जो उन्होंने बोया था, यानी कि जो टॉर्चर वो इंडियंस के साथ सालों से करते आ रहे थे, वही टॉर्चर जापानियों ने अंग्रेजों के साथ किया। और फिर 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान ने अंडमान निकोबार आइलैंड को सुभाष चंद्र बोस के हवाले कर दिया और आज के समय में ये काला पानी का जेल एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिसमें इन शहीदों की निशानियां आज भी मौजूद है। अब दोस्तों, इन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर एक लाइक तो बनता है, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं आपको ऐसी और वीडियोस दे सकूं।